अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चंद दिन पहले एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई थी। इस जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी की फील्ड में ये जर्नल काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वो पेयर रिव्यू होते हैं। उसको काफ़ी रिव्यू करने के बाद इनको अलाउ किया जाता है कि वो पब्लिश हों। तो इसमें एक दो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है वो पहले भी एक डिस्कशन टॉपिक रही है काफ़ी हद तक, क्योंकि उसका जो लिंक एसोसिएशन बन रहा था वो क्लॉटिंग से, स्पेशली जो ब्रेन में क्लॉटिंग होती है उससे बन रहा था, और उसका और भी एसोसिएशन बन रहा था प्लेटलेट काउंट से जो कम हो रहे थे, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये डिस्कशन होती रही है काफ़ी अरसे तक, और मैंने भी काफ़ी वीडियोस पब्लिश की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एस्ट्राजेनेका के बारे में। मगर ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग शो करता है। इस आर्टिकल ये जो आर्टिकल है ये मैंने खुद भी पढ़ा है, और मैं अब पूरा तो आर्टिकल आप लोगों के सामने क्रिटिकल अप्रेज नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल वर्ड्स में आप तक पहुँचाऊँ। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, एक बड़ी सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसको कहते हैं गुइllain-Barré सिंड्रोम, और या तो इसको गुइllain-Barré सिंड्रोम कहते हैं या इसका शॉर्ट फॉर्म है GBS, जिसका मतलब है गुइllain-Barré सिंड्रोम। ये एक बड़ी कम इसका इंसिडेंट, बहुत कम है इंसिडेंट जनरल पब्लिक में, मगर अगर ये होता है किसी को भी तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। यानी तकरीबन 25% पेशेंट्स को अगर ये डिज़ीज़ हो जाती है तो वो वेंटिलेटर पे जाते हैं, क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो एक बड़ी सीरियस डिसऑर्डर है ये न्यूरोलॉजी में, इसको कहते हैं गुइllain-Barré सिंड्रोम या GBS। इसकी एसोसिएशन मिली है एस्ट्राजेनेका के साथ। ये दो ममालिक में इसकी एसोसिएशन मिली है, एक इंडिया और एक है UK। और इसकी एसोसिएशन जो है वो एस्ट्राजेनेका की जो एसोसिएशन है क्लॉटिंग के साथ उससे ज़्यादा है। अगर आप क्लॉटिंग जो होती है एस्ट्राजेनेका के साथ, वो तकरीबन उसकी इंसिडेंस बनती है 2.5, यानी 2.5 लोगों में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स होगी। तकरीबन आप कह लें कि 5 लाख लोगों में, मगर इसकी इंसिडेंस उससे ज़्यादा है। इंडिया में ये 7 केसेस डायग्नोज हुए हैं 1.2 मिलियन लोगों में जिनमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी गई थी, यानी 7 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं 12 लाख लोगों में। और UK में 4 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं तकरीबन 7 लाख या 700,000 पेशेंट में, जिसमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी है। अब कुछ लोग इस फिगर्स को देखेंगे और बोलेंगे कि ये तो बहुत कम इंसिडेंस है GBS का, यानी गुइllain-Barré सिंड्रोम का बहुत कम इंसिडेंस है। मगर ये फिर भी एक ऐसा इंसिडेंस है जो पहले किसी को नहीं पता था और अब ये डायग्नोस हुआ है। इसका पॉसिबल लिंक बन रहा है, एसोसिएशन बन रही है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ। और जैसे कि क्लॉटिंग जो हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था, क्लॉटिंग जो एस्ट्राजेनेका की तरफ से होती है, ये लो प्लेटलेट्स वो मोस्टली पहली डोज के 2 से 3 हफ्ते बाद हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो सिंड्रोम है GBS या गुइllain-Barré सिंड्रोम, ये भी वैक्सीन के तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद डायग्नोस हुआ है लोगों में। और इससे यही जाहिर होता है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद होंगे पहली डोज के। ओके, और इसका इंसिडेंस सेकंड डोज के बाद निहायत कम हो जाता है। ओके, और ये जो GBS गुइllain-Barré सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है ये मोस्टली यंग पेशेंट्स में हुआ है, यानी उनकी एज ग्रुप ऑन एन एवरेज 20 साल से 57 ईयर्स तक थी। यानी ये बहुत हेल्दी यंग लोगों में हुआ है जिसमें कोई भी क्रॉनिक सिग्निफिकेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं थी।
तो जैसे कि यूके में फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था 40 साल से कम लोगों को एस्ट्राजेनेका देने में पाबंदी थी, तो हो सकता है उससे काफ़ी लोगों में ये डिज़ीज़ बच गई हो। यानी अगर अपने सारे हेल्दी लोगों पे जो 40 साल से कम है उसमें एस्ट्राजेनेका दे देते तो हो सकता है इसकी ज़्यादा इंसिडेंस होती, मगर क्योंकि यूके में काफ़ी अरसे तक 40 साल से कम लोगों को एस्ट्राजेनेका नहीं दी गई थी, तो इसलिए यूके में इंसिडेंस कम है। मगर इंडिया में फिर भी यंग पेशेंट्स को ये वैक्सीन दी जाती है। अब इसका रीज़न क्या है? ये एकदम से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्यों आ रही है? इसका जो सिंपल सा रीज़न है वो है क्रॉस रिएक्शन इम्यून रिस्पॉन्स। यानी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जब आप देते हैं तो स्पाइक प्रोटीन के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इन थ्योरी वही एंटीबॉडीज़ जाके हेल्दी लोगों की जिनमें वैक्सीन लगी है उनमें उनकी नर्व्स को डैमेज कर रही हैं। यानी ये अपनी ही बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रही हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग दी कोविड-19 वायरस, इट्स क्रॉस रिएक्टिंग एंड डैमेजिंग इट्स ओन नर्वस सिस्टम, और ये पेरिफ्री में ज़्यादा डैमेज करती हैं, यानी हैंड्स और फीट पे, यानी हाथ और पाँव की नर्व्स को ज़्यादा डैमेज करती हैं। तो इसलिए अक्सर पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जब ये सिंड्रोम आना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा जो उनको शुरू में जो सिम्टम्स थे वो पिन्स एंड नीडल्स जैसी फीलिंग थी हैंड्स में और फीट पे। नमनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इस सिंड्रोम का। ये नॉर्मली दोनों साइड को अफेक्ट करती है, यानी राइट और लेफ़्ट साइड दोनों को। अगर ये यूनिलैटरल अफेक्ट कर रही है जो इट्स प्रोबेबली नॉट गुइllain-Barré सिंड्रोम। तो ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है क्लिनिकली। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? वो लोग जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेते हैं ले ली है उन्होंने, और या वो लोग जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फ्यूचर में लेंगे, उनको कुछ सिम्टम्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर उनको कोई पिन्स एंड नीडल्स या नमनेस हो रही है हाथ पे या पाँव पे, तो बहुत ज़रूरी है वो किसी डॉक्टर से रुजू करें, अपने प्राइमरी फिजिशियन से डिस्कस करें या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। क्योंकि किसी डॉक्टर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब मैं शुरू में ये मैंने कहा था कि ये बड़ी डेंजरस कंडीशन है। क्यों डेंजरस कंडीशन है? क्योंकि इसका जो जैसे ही ये स्टार्ट होती है डिज़ीज़, विदिन तकरीबन 1 से 2 दिन में ये बिल्कुल माइनर डिज़ीज़ से एकदम से जंप करके बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर देती है डिज़ीज़। तो इसलिए इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ ऑफ द न्यूरोलॉजी। डेंजरस क्यों है? ये है क्योंकि ये एक मसल वीकनेस या पैरालिसिस कर देती है इस बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द नर्व्स। तो मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आइज़ के मसल्स, आँखों के मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे तो आप आंखें बंद और खोल नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आँख डैमेज हो सकती है। अगर मुंह के मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे तो आप कुछ ना खा पाएंगे ना पी पाएंगे। मगर इन सब से जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जब ये पैरालिसिस पहुंच जाता है चेस्ट के मसल्स को, बिकॉज सांस लेने में मसल्स जो हैं चेस्ट के वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं सांस लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में। तो अगर वो मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं तो वो पेशेंट सांस नहीं ले सकता। तो इसलिए ये पेशेंट्स आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में चले जाते हैं, उनको वेंटिलेटर्स में डाल दिया जाता है। और यही हुआ है इंडिया में। जो 7 पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुए थे उनमें से 6 को वेंटिलेटेड सपोर्ट दी गई थी आईसीयू में। तो आप देखें तकरीबन 80 to 90% ऑफ दीज पेशेंट्स जो इंडिया में डायग्नोज हुए थे इस कंडीशन से, वो वेंटिलेटर पे चले गए थे आईसीयू पे। अब ये हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट तो मौजूद है गुइllain-Barré सिंड्रोम का, जीबीएस का, मगर इसकी रिकवरी विल डिपेंड आप इसको कब डायग्नोस करते हैं। जितनी जल्दी ये डिज़ीज़ डायग्नोस हो जाएगी उतना ज़्यादा रिकवरी के चांसेस हैं। तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाए? इसके चंद चीज़ें हैं। पहले तो आपको क्लिनिकल सिम्टम्स पता होने चाहिए कि इस डिज़ीज़ में क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस डिज़ीज़ में सिम्टम्स क्या होते हैं
तो आप बहुत देर कर देंगे किसी हेल्प लेने के लिए किसी डॉक्टर से। तो जो सिम्टम्स आपको ख्याल रखना है वो है पिन्स और नीडल्स हैंड्स में, नमनेस हाथों में या टांगों पे, या फेस पे बायलैटरल नमनेस भी देखी गई है इस डिज़ीज़ में, और इस स्टडी में भी मेंशन की गई है कि बायलैटरल वीकनेस और नमनेस फेस पे भी हुई थी। अगर तो ऐसे सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ अर्जेंटली किसी डॉक्टर से रुजू करें, कोई एडवाइस लें, अपने आप को एग्जामिन कराएं। इसके बाद कुछ टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका डॉक्टर समझता है कि आपको पोटेंशियली GBS या ग्रान-बरे सिंड्रोम है, 2-3 टेस्ट हैं। सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें वो एंटीबॉडीज़ देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में मौजूद हैं जो आपके नर्व्स को डैमेज कर रही हैं। इसके बाद आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस किया जाएगा। आपकी कमर की हड्डी से थोड़ा सा फ्लूइड लिया जाएगा, उसको लेबॉरेटरी में दिया जाएगा और उसकी एनालिसिस की जाएगी कि क्या वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करता है GBS का या तो नहीं। तो इसकी ट्रीटमेंट बात करते हैं। 2 ट्रीटमेंट हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्माफेरेसिस, जिसकी वजह से प्लाज्मा में से वो जो डेंजरस एंटीबॉडीज़ है उसको निकाला जाएगा और साफ़ किया जाएगा। और इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन, IV इम्यूनोग्लोबुलिन, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाएगी आपकी ब्लड वेसल में, जो जाके एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करेंगी, जो नास्टी जो एंटीबॉडीज़ आपको डैमेज कर रही हैं। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, मगर आपको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था कि ये GBS ग्रान-बरे क्या है, क्योंकि चंद दिनों में आप इसके बारे में बहुत सुनेंगे और ये मीडिया का फोकस मेरे ख्याल से बनेगी ये डिज़ीज़, क्योंकि एस्ट्राजेनेका अगेन इज़ कॉजिंग सम प्रॉब्लम्स। और जैसे जैसे हम देखेंगे एस्ट्राजेनेका यंग पेशेंट्स में, हेल्दी पेशेंट्स में इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ कंसर्न। ओके, अब मैं इस बात को रैप अप करता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ इस वीडियो को। 2 स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं जर्नल ऑफ एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में। एक इंडिया में हुई थी, एक UK में। इंडिया में 7 पेशेंट्स में ये डिज़ीज़ डायग्नोस हुई है GBS, जो काफ़ी डेंजरस डिज़ीज़ है। मैंने आपको इसके बारे में सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और UK में 4 लोगों को ये डिज़ीज़ डायग्नोस हुई है, यानी इंडिया में 7 लोगों को डायग्नोस हुई है 12 लाख पॉपुलेशन में। तो तकरीबन ये रेशो बन जाती है, तकरीबन 6 लोग 10 लाख लोगों में जो वैक्सीनेटेड होंगे उनको ये डिज़ीज़ होगी। और UK में 4 लोगों में ये डायग्नोस हुई है, तकरीबन 7 लाख लोगों में। तो तकरीबन अगेन ये रेशो बन जाती है 5 से 6 लोग 10 लाख लोगों में। मगर ये इतनी डेंजरस डिज़ीज़ है क्योंकि अगर ये हो जाए और उसको डायग्नोस ना किया जाए, जल्दी ट्रीटमेंट ना दी जाए, तो पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट मिल सकती है। तो इसलिए जो भी, अगर आपको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगी है तो आपको कुछ सिम्टम्स का ख्याल रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अपने दोस्तों और अहबाब तक पहुँचाएँ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।